कितनी बार फास्ट करना चाहिए? वीक में एक बार ज़रूर रखना चाहिए। तो फास्टिंग से ये बेनिफिट होता है कि जो हमारे कोलॉन्स हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, उनको रेस्ट मिलता है। कुछ लोग व्रत में चाय और कॉफ़ी पीकर भी अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करते हैं। इस प्रैक्टिस को मैं बिल्कुल वैसे देखती हूँ कि कुछ लोग स्मोक करके अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। चाय सिगरेट जैसा काम करती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो रोजाना 2 कप चाय दवा है? ज़्यादा है। व्रत में ऐसा क्या ना करें जिससे एसिडिटी हो? जब भूख लगे तब खाएं। आप 70% ही फिल करें अपने स्टमक को। जो किचन में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, सिस्टम पे बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इस प्रैक्टिस को जब आप छोड़ देंगे, आपकी एसिडिटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ये क्या कारण है कि सन की एनर्जी को खाने की एब्जॉर्प्शन से जोड़ा जाता है? क्योंकि सूर्य भी एक तरह से पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। आलू को आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट किस तरह से देखती हैं? उबला आलू बहुत बेस्ट है। आप राजगीरे का बना हुआ एक लड्डू, कम मीठे वाला, अगर आप पूरे दिन में एक बार खा रही हैं तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। राजगीरा अपने आप में एक सुपर फूड है। अगर आप समाक के चावल खाएं तो देखिए फिर क्या फ़ायदा निकल के आता है आपके वेट लॉस का। अगर व्रत को सही तरीके से रखा जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो अपने 9 दिनों में ही बहुत अच्छा वेट लॉस कर लें। बाउंस बैक भी नहीं करेगा उनका वेट। घर में हो सकता है आपको ऐसा बताया गया हो कि सोमवार के व्रत रखने से पति अच्छा मिलता है, 16 सोमवार का व्रत करो तो बहुत प्रताप मिलता है, या फिर एकादशी का व्रत मिलने से फलाना फलाना फायदे होते हैं। अगर आज हम आपसे ये कहें कि व्रत रखने से आप लंबे समय तक जवान रह सकते हैं, आपकी उम्र बढ़ सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि व्रत रखना धार्मिक फायदे देता हो या ना देता हो, सेहत के फायदे जरूर देता है। चलिए हम मान लेते हैं धार्मिक फायदे भी देता है। अब आप सेहत के फायदों पर अगर आ जाएं तो आपको डबल फायदा होगा। तो व्रत का सीजन चल रहा है, ऐसे में ये जानना जरूर आपके लिए अहम है कि किस तरह से व्रत रखने से ये सारे फायदे मिलेंगे। सोमवार का व्रत रखने से अच्छा पति मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप आज डॉक्टर्स की सलाह से व्रत रखने का फैसला लेते हैं तो आपको सेहतमंद जिंदगी मिलेगी, ऐसी गारंटी हम आपको दे सकते हैं। हमारे साथ कंचन मौजूद हैं जो कि लंबे समय से न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर रही हैं और फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई हैं। मैम, नवरात्र का सीज़न चल रहा है, नवरात्र आ चुके हैं और ऐसे समझें कि अब हर कोई जो है वो या तो माता रानी की कृपा चाहता है, या फिर बहुत सारे लोग इसलिए व्रत रखते हैं कि बस इन्हीं 8 दिन के अंदर हमें पतला भी होना है और जो हमारा वेट लॉस का टारगेट है वो इन नवरात्रों के व्रत में पूरा हो जाएगा। जी। तो पहले तो क्या ये हो सकता है? कुछ हद तक तो बिल्कुल हो सकता है। अगर व्रत को सही तरीके से रखा जाए, एक डाइटिशियन के कहे अनुसार चला जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो अपने 9 दिनों में ही बहुत अच्छा वेट लॉस कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि बाउंस बैक भी नहीं करेगा उनका वेट। अगर कुट्टू के पकौड़े, कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी से अपने आप को बचा लें तो बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस किया जा सकता है। चलिए, तो पहला टेक होम मैसेज ये है कि हाँ, वेट लॉस हो सकता है। अब कैसे हो सकता है इस पर आते हैं, और असल में व्रत क्या ऐसा करता है जो उसके इतने सेहत वाले फायदे भी गिनाए जाते हैं। एक फास्ट रखना होता है, उसके लोगों के अपने अपने तरीके हैं फास्टिंग के। कुछ लोग तो निर्जल व्रत रखते हैं, 24 घंटे कुछ नहीं खाते। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट पर रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिक्विड्स पर रखते हैं, और कुछ लोग जैसे आपने कहा कुट्टू की पूरियाँ और पकौड़े पर भी व्रत रखते हैं। तो जो फास्टिंग का मेडिकल एस्पेक्ट है कि क्या फ़ायदे वो देता है, वो क्या एस्पेक्ट है? देखिए, फास्टिंग के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। बहुत मेडिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा माना जाता है फास्टिंग को, कि एक तो कंटिन्यूसली हम गार्बेज की तरह अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और ये नहीं कि हमें किसी एक दिन का पर्टिकुलर फास्ट का वेट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको रोज़ फास्ट रखना चाहिए, डेली, रोज़, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि हमने 8 घंटे कुछ खा लिया और फिर 16 घंटे कुछ नहीं खाया। आपको याद होगा, आपकी दादी नानी बुजुर्ग इसी तरह से खाना खाते थे। वो रात का खाना 5:30-6 बजे खा लेते थे, उसके बाद अगले दिन फिर सुबह 8 बजे कुछ खाते थे। तो ये अगर हम गैप बना के रखते हैं अपने डाइट में, अपने मील पैटर्न में, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है और एसिमिलेट करती है। एसिमिलेट करती है मतलब उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो खाना आप जो खाएंगे उसमें से न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को लगेगा, अगर आप एक अर्ली डिनर की हैबिट बना लेते हैं। एक छोटी सी आदत बदलने की ज़रूरत है कि
जो पहले आयुर्वेद का भी सिद्धांत कहता है कि आप सनसेट के बाद ना खाएं। बिल्कुल। सनराइज और सनसेट का भी खाना पचाने से कुछ लेना देना होता है? हम कहते हैं कि जब हम अपनी बॉडी क्लॉक को, बायोलॉजिकल क्लॉक को नेचर की क्लॉक के साथ जोड़ देते हैं तो हम जल्दी से और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो डे शिफ्ट में है। हमें थोड़ी सी चेंजेस नाइट शिफ्ट में लोगों के लिए करनी पड़ती है। जब हम नाइट शिफ्ट में लोगों के लिए डाइट प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत हैवी मील तो नहीं देते नाइट में, बट हाँ मील ज़रूर उनका डिनर थोड़ा सा रहता है, बट वो अकॉर्डिंगली प्लान किया जाता है। तो पहले डे शिफ्ट वालों की बात करते हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सूर्य उगे और वहाँ से खाएं तो सूर्यास्त हो वहाँ खाना बंद कर दें। ये क्या कारण है कि सन की एनर्जी को खाने की एब्जॉर्प्शन से जोड़ा जाता है? जब सूर्योदय होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, हम बहुत अच्छी तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कवर कर सकते हैं। उसका सनराइज से कोई लेना? सनराइज से भी लेना है, क्योंकि सूर्य भी एक तरह से पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा, हमारी जो बॉडी है वो भी बहुत एक्टिव रहती है, हमारे सेल्स एक्टिव रहते हैं। अब आजकल तो आर्टिफिशियल लाइट है, कृत्रिम लाइट के थ्रू भी हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, बट बेस्ट है कि नेचुरल लाइट में अगर हम अपने मील्स को, स्पेसिफिकली हैवी मील्स को नेचुरल लाइट में ले लें तो वो ज़्यादा बेटर डाइजेस्ट होगा। ऐसा क्यों? हीट एब्जॉर्ब करती है, किस वजह से वो डाइजेशन फास्ट? हमारे जो बॉडी क्लॉक है वो बेसिकली नेचर की क्लॉक के साथ अलाइन हो जाती है। तो आपका जो, अच्छा आप मुझे बताइए, जब आप मोशन पास करते हैं तो सुबह करते हैं या दोपहर में करते हैं कि रात में करते हैं? आमतौर पर लोग मॉर्निंग में करते हैं। आमतौर पे मॉर्निंग में करते हैं, और सबसे पहले अपना पुराना कूड़ा करकट बाहर निकाल देना ही बेटर है, तभी हम कुछ नया अपनी बॉडी में डाल पाएंगे। तो बेस्ट थिंग टू डू इज, जो आप भी बचपन से करते आ रहे हैं, कि मॉर्निंग में ही अपनी बॉडी को क्लींस करें, उसके बाद ही बॉडी में कुछ डालें और उसको पूरे दिन एब्जॉर्ब होने का टाइम दें। और नाइट में जब सारे प्लांट्स सो चुके हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका स्लो हो चुका है आपका, तब आप डाइजेशन पे वर्क करें, तब आप एब्जॉर्प्शन, तब आप ईटिंग पे वर्क ना करें। ईटिंग तो कर लिया आपने सारा दिन, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो अपनी बॉडी को वो क्लॉक, वो हमें 8 घंटे अपनी बॉडी को प्रॉपर देने चाहिए रोज। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रोज थोड़ी थोड़ी फास्टिंग हमें करनी चाहिए। ये तो हुई इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आपने कहा कि बुजुर्ग पहले यही करते थे। अब इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से नए तरीके से मार्केट किया जाता है, और इसके पीछे कुछ साइंस भी है कि आपने एक वक्त पर खाया और लंबा वक्त फिर बॉडी को खाना पचाने का समय दे दिया। बिल्कुल। जो लोग ये डेली फास्टिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, मान लीजिए 12 घंटे की शिफ्ट्स हैं, या वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि सुबह 8 से रात के 9 बजे तक का उनका पैटर्न है, वो लोग शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कर पाएँ। तो क्या वो लोग भी अपने डे टू डे उसमें फास्टिंग का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हम डेली लाइफ में फास्टिंग का दूसरा मेथड क्या है। वो फास्टिंग का मेथड ये है कि हर 1.5 घंटे में, हर 1 घंटे में अपनी बॉडी में जंक ना डालें। आप अपनी बॉडी को टाइम दें डाइजेस्ट करने का। अगर आपने 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया है तो ये कोई सेट रूल नहीं है कि अब 10 बजे आपको फ्रूट्स खाने हैं, अब आपको 1 बजे आपको लंच ही करना है, अब आपको 4 बजे अब आपको चाय ही पीनी है। नो, लिसन टू योर बॉडी क्लॉक। इफ योर बॉडी क्लॉक इज सिग्नलिंग यू कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तभी खाना अपनी बॉडी में डालें। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम उल्टी है, उनको बॉडी क्लॉक बताती रहती है भूख लग रही है, वो तो अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि कहीं वेट ना बढ़ जाए। इसे हम कहते हैं फॉल्स हंगर। ओके। ये एक्चुअली हंगर नहीं है, ये है एसिडिटी। ये उन लोगों की समस्या है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि वो हर थोड़ी देर में अपनी बॉडी में कुछ डालते रहते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में निबलिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। तो निबलिंग की आदत होती है स्पेसिफिकली जो किचन में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, या कुछ लोग मैंने देखा है सिस्टम पे बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम में ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस प्रैक्टिस को जब आप छोड़ देंगे, आपकी एसिडिटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, और ये जो आप थोड़ी थोड़ी देर में, जिसे हम कहते हैं चरने की आदत है, वो आपकी ठीक हो जाएगी और आप फास्टिंग के प्रॉपर बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो अगर वो, मान लीजिए जैसे हमने कहा, बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एसिडिटी ट्रिगर तो नहीं हो जाएगी इससे? इनिशियली होगी क्योंकि उनकी बॉडी अंदर से पूरी तरह से डिस्टर्ब है। लेकिन अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं ये पर्सनल लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ, आई वॉज अ वेरी हाइपर एसिडिक पर्सन।
बहुत अच्छा। ज़्यादा एसिडिटी मुझे रहती थी, बहुत ज़्यादा। हम्म, और ये चीज़ मैंने अपनी बॉडी के साथ करके फील करी है कि अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहूंगी तो ये एसिडिटी प्रॉब्लम एग्रवेट होती चली जाएगी। फिर और आपने क्या किया? ग्रेजुअली अब मैं हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में नहीं खाती, क्योंकि पहले मुझे समझ आता था कि हर 2 घंटे में खाने से मेरी एसिडिटी प्रॉब्लम कम होगी। दैट इज अ टेम्पररी डाइट, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए फायदा तभी होगा अब जब आपको एसिडिटी होगी ना, तो आपने क्या करना है, पानी पीना है। यू हैव टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि हम लोग पानी को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने 8 ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट किया है और 10 बजे आपको फिर से भूख लग गई कि मुझे तो कुछ अंदर डालना है, क्योंकि नहीं डाला तो एसिडिटी ट्रिगर कर जाएगी, वो पेट में बिल्कुल खखोले मार रही है अच्छे से, और फिर वो धीरे धीरे सर पे चढ़ती है, और फिर आपको लगता है जैसे ही कुछ खा लेते हो वो शांत हो जाती है। एक्चुअली दैट इज नॉट हंगर, दैट इज एसिडिटी। उसको आप पानी डाल डाल के शांत करो, पानी Okay. डाल डाल के उसको कम करो, मिर्च मसाले कम करो खाने से। और जब भूख लगे ना, जब एक्चुअल भूख लगे, जब एक्चुअल भूख लगती है तो वो सीवियर नहीं लगती, वो बहुत हाई सीवियरिटी में नहीं आती, वो आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देती है कि मुझे भूख लग रही है। जो सीवियरिटी से आपके अंदर आए और फटाफट आपको लगे कि जल्दी कुछ पेट में डालो, वो एसिडिटी है, जिसे हम फॉल्स हंगर कहते हैं। पानी पीने से इलाज हो जाएगा समस्या बहुत का? बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से। और कितने दिन बाद फिर ये एसिडिटी शोर मचाना बंद कर देगी? आपको समय लगेगा अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में। आप 10 से 15 दिन अपनी बॉडी को दीजिए, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी बॉडी टाइम पे वापस आ रही है। जो लोग नवरात्र के सारे व्रत रखते हैं, 8 दिन 9 दिन के व्रत रखते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है कि हम व्रत रखते हैं तो हमें एसिडिटी होती है या गैस बनती है। तो सबसे पहले तो व्रत में ऐसा क्या ना करें जिससे एसिडिटी हो? व्रत में ऐसा कुछ मत करिए जो हमारे रिकॉर्ड्स में है। और हमारे रिकॉर्ड्स में है कि कुट्टू की पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, कुट्टू के पकौड़े बनाए जा रहे हैं, जो कि आज के लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं देते। आजकल की जो बॉडी है वो इतना हैवी फूड नहीं पचा सकती। आपको व्रत में ऐसी चीजें खानी है जो एसिडिटी ना बनाए, जैसे कि बनाना है तो प्लेन वाटर है, कोकोनट वाटर है, केला है, किशमिश है, जो आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम्स को शांत करता है। अगर आप मिर्च मसाले वाला, अगर मतलब स्वाद आपको बैठा हुआ है हरी मिर्च हरी चटनी का, और आपने वो खा लिया, तो आपको एसिडिटी ट्रिगर करेगी। तो इसीलिए आप खाएं व्रत में, जब भूख लगे तब खाएं, थोड़ा खाएं, अपनी हंगर के अकॉर्डिंग खाएं, एक ही बार में पूरा भर पेट के ना खाएं कि पूरा बहुत 100% फिल कर लिया। आप 70% ही फिल करें अपने स्टमक को, और फिर दोबारा दिन में 2 बार आप, कभी फलाहार हो गया या साबूदाने की खीर आपने बनाई है जो इंस्टेंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देगी, एनर्जी भी देगी। और पूरा दिन फास्टिंग का एक्चुअल मीनिंग वही है कि आपने केवल 2 बार मिनिमल आहार लिया है, अल्पाहार किया है। व्रत में एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, जैसे आपने कहा जो रिकॉर्ड्स में है वो करना नहीं है, बट रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि एक वक्त खाइए और भरपेट खा लीजिए। और आमतौर पर हम देखते हैं कि वो वक्त शाम का वक्त होता है, जब महिलाएं आमतौर पर जब व्रत रखती हैं तो शाम में भरपेट थाली भर के खाती। नवरात्र की थाली अपने आप में बहुत पॉपुलर है, तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके। अगर आप फलाहार रख रहे हैं और सुबह आपने कुछ साबूदाने की खीर ली है या कुछ फल लिया है, मान लीजिए केला ही लिया है या थोड़े से बादाम लिए हैं, नट्स लिए हैं, तो वो आपके पूरा दिन आराम से आपको निकाल देंगे। और शाम को जो आप थाली बना के खाएं, आप अगर उसमें पूड़ी खाएंगे तो आपको एसिडिटी होगी ही होगी, और वेट लॉस तो नहीं होगा। वेट लॉस और फास्टिंग के पूरे बेनिफिट्स आपके र्यून हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपको फास्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोकोनट वाटर को लेकर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पीना भी नुकसान करता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कोकोनट वाटर थोड़ा सा एब्यूज हो चुका है हमारे मार्केट में। जिन लोगों को नहीं ज़रूरत वो भी पीते हैं, जिन लोगों को मनाही है उनको पता ही नहीं होता कि हमें मनाही है, रोज़ पीते हैं। तो ये एक तरह का अमृत है जो सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जिनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, या जो बीमार हैं, या जिनको इनकी ज़रूरत है। किन लोगों को कोकोनट वाटर नुकसान कर सकता है, उन्हें नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं? बिल्कुल, जैसे किडनी के अगर कुछ पेशेंट्स हैं, या मान लीजिए किसी का पोटाशियम लेवल हाई जा रहा है, तो उनको कोकोनट वाटर से परहेज़ करना चाहिए।
तो एट द सेम टाइम अगर पोटेशियम लो है तो कोकोनट वाटर ले लेना चाहिए। बिल्कुल। ओके, अब 9 दिन के व्रत पे एक बार फिर से लौटते हैं। थाली तो अब आपने हटा दी है, तो रोज़ाना केला, ड्राई फ्रूट और शाम को कुछ थोड़ा सा लेके 9 दिन निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, आपकी डाइट में थोड़ा सा फैट होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। अगर आपकी थाली में ये चारों चीज़ें हैं तो आप 9 दिन बिल्कुल आराम से निकाल देंगे। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी। बार्नयार्ड मिलेट के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम समाक कहते हैं। तो अगर आप समाक के चावल खाएं या समाक की खिचड़ी खाएं तो देखिए फिर क्या फायदा निकल के आता है आपके वेट लॉस का। अच्छा फायदा करता है समाक? बिल्कुल। और समाक शुगर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। अच्छा, समाक के चावल शुगर के पेशेंट्स भी खा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें अच्छी तरीके से सब्जियां डली हों। लेकिन मैं किसी भी मेडिकल कंडीशन के लोगों को फास्टिंग करने की सलाह नहीं दूंगी। ओके, और किन लोगों को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? जितने भी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ या किडनी या किसी सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको बिना डॉक्टर के सलाह के फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि खाना अपना लिमिटेड अमाउंट में खाएं, पोषण वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, लेकिन पूरी तरह से फास्ट कर लेना। और आजकल एक वाटर फास्ट थेरेपी कुछ आ गई है, तो हमने एक्चुअली पेशेंट देखे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए। अच्छा, जो ऐसे उल्टे पुल्टे फास्ट करके आ जाते हैं। नवरात्र का फेवरेट जो वो है आलू। हाँ जी। आलू को आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट किस तरह से देखती हैं? आलू सबका फेवरेट है। आलू को हम गलत बोल नहीं सकते। लेकिन हर चीज की लिमिटेशन होनी चाहिए। आप एक आलू को एक रोटी के बराबर गिनिए। अगर आपने एक आलू खाया है, एक उबला आलू बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। आप बिल्कुल आलू में तरी ना लगाएं, छौंका ना लगाएं, और एक उबला आलू हल्के से नमक के साथ, सेंधा नमक जो हम फास्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसको खाइए और आपको कार्बोहाइड्रेट भी पूरा मिलेगा। और उसके बीच में थोड़ी सी डाल लीजिए मूंगफली, जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा। और अपनी गट को अच्छा रखने के लिए साथ में ले लीजिए छाछ या फिर दही। उबला हुआ आलू वजन नहीं बढ़ाता? अगर आपने पूरा मील हटा दिया और उसकी जगह पे उबला हुआ आलू और थोड़ी सी मूंगफली खाई है, तो वो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। अब इसमें एक समस्या आती है, एक आलू से तो किसी का कुछ बनता है नहीं, तो आलू का तो प्लेटर होता है, फिर अब उसमें मूंगफली भी होती है, साबूदाना भी हो सकता है, मखाने भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें आप मखाने मिलाइए, पीनट्स मिलाइए, आलू लेकिन एक ही रखिएगा। अगर आप फास्टिंग का फुल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आलू एक ही रखिए उसमें, और साथ में छाछ लीजिए ताकि आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, वो भरा रहे, खाली। ऐसे देखा जाए तो आपने बहुत सारी चीज़ें अलाउ की हैं। आप कोकोनट वाटर रिकमेंड कर रहे हो कि खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, बार्नयार्ड मिलेट खा सकते हैं। बार्नयार्ड मिलेट यानी सामक के चावल आप खा सकते हैं, बशर्ते उनको बहुत सारी सब्जियों के साथ जो अलाउड हैं व्रत में, आप उनके साथ भी बना सकते हैं। कुट्टू भी अच्छा है, लेकिन कुट्टू के फ्राइड जब हम आइटम्स बना लेते हैं तो वो हमें नुकसान कर सकता है। आप चाहें तो कुट्टू की इडली बना लीजिए। अच्छा, पोर्शन कंट्रोल करके कुट्टू की इडली नारियल की चटनी के साथ, देखिए बहुत बढ़िया खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में चाय और कॉफी पीकर भी अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करते हैं जी। इस प्रैक्टिस को आप कैसे देखती हैं? इस प्रैक्टिस को मैं बिल्कुल वैसे देखती हूँ कि कुछ लोग स्मोक करके अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। चाय सिगरेट जैसा काम करती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो व्रत में चाय पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए? मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आप फास्टिंग में हैं तो चाय पीने का कोई मतलब नहीं बनता। भारत में ताजे पदार्थ लीजिए, बिना चाय के लोगों की जूस नींद नहीं खुलती। हाँ, वो अंग्रेजों ने हमें एक जाते जाते एक दे गए हैं हमें कि आप चाय पे एडिक्शन हमें दे गए हैं बेसिकली। तो चाय ऐसा क्या करती है कि लोग अलर्ट फील करते हैं? उसमें निकोटीन होता है, टैनिन होता है, जो हमारे मेंटल अलर्टनेस का काम करता है। तो टी बेसिकली हमें मेंटली अलर्ट, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अगर वो थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी पी ले तो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कभी टी कॉफ़ी लेना भी चाहते हैं, मैं बिल्कुल मना ही नहीं करूँगी कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए इसे, लेकिन उसको फ़ायदे के अनुसार लीजिए, उसको उस एक डोज की तरह लीजिए, एक ड्रग की तरह उसका इस्तेमाल कीजिए।
तो वो आपको बहुत फ़ायदा देके जाएगी। एक रेगुलर हैबिट अगर बनाएंगे तो वो सिर्फ एक हैबिट है, वो बेनिफिट नहीं दे रही है आपको। जो लोग वेट लॉस का ख्याल रखते हुए व्रत रखेंगे वो ब्लैक कॉफ़ी बहुत प्रेफर करते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी से वज़न कम होता है। आप ब्लैक कॉफ़ी को किस तरह देखते हैं? ब्लैक कॉफ़ी को मैंने अपनी लिस्ट में कभी भी ऐड नहीं किया। रीज़न है हाइपर एसिडिटी। कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी से काफ़ी बेनिफिट उठाते हैं, बट मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन हाइपर एसिडिटी से परेशान है, तो उन लोगों को ब्लैक कॉफ़ी की मनाही है। दो ब्लैक कॉफ़ी के अपने बहुत फ़ायदे हैं, उसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, उसमें कैटाचिक एसिड होता है जो बहुत अच्छे हैं, आपके फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत अच्छा है, एक जर्क देने के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग जिम जाते हैं वो ले सकते हैं जाने से पहले, ताकि उनकी बॉडी में वो एनर्जी मेंटेन रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि टी कॉफ़ी को अगर आप एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देके जाएंगे। नुकसान क्या है कि आप ये कह रही हैं कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि चाय कॉफ़ी व्रत में आप लें, उसके पीछे क्या रीज़न है? नुकसान यही है कि एक तो वो आपकी भूख को मार देगा। भूख तो मार देगा आपकी, तो आप कुछ न्यूट्रिशन लेना चाहें तो आप ले नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ वो हाइपर एसिडिटी कर देगा, और जो व्रत का आप बेनिफिट उठाना चाहती हैं वो आप उठा नहीं पाएंगे। अब सर में दर्द, हाँ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 हफ्ता मैक्सिमम 10 दिन विड्रॉल सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन आप ग्रेजुअली धीरे धीरे से आराम से छोड़ पाएंगे। और मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि चाय कॉफ़ी गंदी है, बेकार है। हाँ, अगर आप उसको मेडिसिनल तौर पे लेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देके जाएगी। तो रोज़ाना 2 कप चाय दवा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। और चाय और कॉफ़ी में जो चीनी मिली है उसके बारे में क्या कहना? वो और ज़्यादा खतरनाक है। बिना चीनी की चाय कम खतरनाक है? बिना दूध की चाय भी ज़्यादा बेहतर है, अगर आप चाय का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बट अगेन जैसे आपने कहा कि ब्लैक टी है या ब्लैक कॉफ़ी है, वो कुछ लोगों में एसिडिटी ट्रिगर करती है। कुछ लोगों में एसिडिटी ट्रिगर करती है, कुछ लोगों में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। तो आपको अपनी बॉडी को पहचानना होगा कि आपकी बॉडी में कैसे सिम्टम्स है, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की है। तो आपकी बॉडी अगर उसको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जिम जाने से पहले लेते हैं और उनको कभी कोई एसिडिटी इश्यूज नहीं हुए, वो बहुत बेटर फील करते हैं, वो काफ़ी अलर्ट फील करते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू। तो यानी आप ट्राई करके देखें, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो फिर आप दूध के साथ लें और अदरवाइज ओके। कितने दिन में, जैसे मैं अगर ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ तो मुझे लगता है कि मुझे एसिडिटी ट्रिगर हो जाएगी, ऐसा है कि मैं 2-3-4 दिन लेकर देखूँ तब पता चलेगा, या अगर पहली बार में वो ट्रिगर हो रही है तो फिर हो रही है? जी, पहली बार में ट्रिगर हो रही है तो आपके लिए नहीं है, आप छोड़ दीजिए। इसीलिए कुछ लोगों को ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी सूट करती हैं, कुछ लोगों को नहीं सूट करती हैं। ओके, अब बात हो रही है नवरात्र के व्रत के फ़ायदों की। अगर वेट लॉस को हम बड़ा फ़ायदा माने, जिसको इंडियंस मान के चलते हैं कि वेट लॉस कर लेते हैं व्रत में, तो मीठे को कहाँ पे रखती हैं आप व्रत के दौरान? मीठा बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, मीठा खाना। मीठा हमें एक इंस्टेंट एनर्जी देता है, और अगर कुछ महिलाएं कई बार लो ब्लड प्रेशर से गुजर रही होती हैं लेकिन फिर भी रिलीजियस तरीके से फास्ट रखना पसंद करती हैं, तो उनको मीठा ज़रूर डालना चाहिए अपने खाने में। तो मीठे के लिए मैं प्रेफरेंस दूंगी, खजूर है या गुड़ है, तो इनको अगर आप अपने डाइट में ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट देके जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्लेन शुगर। ज़्यादातर लोग तो चीनी से बना हुआ मीठा बनाते हैं, तिल के लड्डू, चौलाई के लड्डू, ये सब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं नवरात्रों में बिक रहे होते हैं। इसको कहाँ रखेंगे आप? लिमिटेड अमाउंट में कुछ भी नुकसान नहीं करता। अगर आप वेट लॉस भी कर रही हैं और आप राजगीरे का बना हुआ एक लड्डू कम मीठे वाला अगर आप पूरे दिन में एक बार खा रही हैं तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। राजगीरा अपने आप में एक सुपर फूड है जो बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स लेके आता है, तो इसको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा भी माना जाता है कि लॉन्जेविटी पर अगर आप काम करना चाहते हैं, उम्र लंबी रखना चाहते हैं, तो भी फास्टिंग का फ़ायदा होता है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? हाँ जी, मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फास्टिंग बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। फास्टिंग से ग्रेजुअली हमारी जो बॉडी है वो अलाइन हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि बॉडी में अजीब से सिम्टम्स आते हैं, कई बार हम हाइपर एसिडिक होते हैं, कई बार किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, और कई बार किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार किसी को सालों का कॉन्स्टिपेशन होता है, उनकी बॉडी को पता ही नहीं होता कि सालों से वो कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। तो इस चीज़ के लिए फास्टिंग बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी बॉडी को रेस्ट का टाइम मिल जाता है,
समझ रहे हैं कि अब कंटिन्यूअसली आपने अपनी बॉडी में कुछ डाला नहीं है। अब वो कूड़ादान जो आपने बनाया था अंदर, बेसिकली जो कोलॉन्स में, हमारी आंतों में कूड़ा करकट जमा हो जाता है, उसको समय मिल जाता है। ट्रांजिट टाइम जो है हमारा, वो ट्रांजिट टाइम हमारा कम होके हमारा जो फीसिस है, डिफिकेशन यानी कि मल जो है, वो हमारा मल द्वार से आसानी से बाहर आ सकता है। तो हम पानी पिएंगे और हमारे कोलॉन्स क्लीन होंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, खाते रहते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर खाते हैं। अगले दिन हमने बोला कि हमारा पेट अच्छे से साफ हो गया है, हमारी तरफ से साफ हो गया है, बट वो इंटरनल जो इतनी बड़ी फीट की, आपको पता है कि बहुत लंबी हमारी कोलॉन की लाइन ट्यूब होती है, तो वो एक्चुअली प्रॉपर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती। तो फास्टिंग से ये बेनिफिट होता है कि जो हमारे कोलॉन्स हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं, उनको रेस्ट मिलता है। जैसे ही उनको रेस्ट मिलता है तो हम मेजर प्रॉब्लम्स, कोलाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, इंटेस्टिनल अल्सर्स, इन सब से छुटकारा पा लेते हैं। ये फ़ायदे अगर उठाने हो, जैसे आपने कहा कि गट को भी आराम मिल रहा है, उसको क्लेंजिंग के लिए भी समय मिल रहा है, तो फिर फास्टिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, कितनी बार फास्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको एटलीस्ट वीक में एक बार फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। हमारे पहले भी लोग ये बोल चुके हैं, हमारे सुपर लीडर्स ये बात कर चुके हैं कि हफ्ते में एक फास्ट ज़रूर रखिए, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिले, आराम मिले, क्लिनजिंग का समय मिले। और एक प्रोसेस होता है जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं, जो बॉडी क्या करती है, आपके अंदर की जो लाइनिंग है, डेड सेल्स की लाइनिंग, उसको खुद खा जाती है। अब आप पेट की सफाई तो नहीं कर सकती, पेट में जो आपने खाया है, जो आपने डाला है, उसको कैसे क्लीन? फेस पे तो आप स्क्रब कर लेते हैं, कर लेती हैं, डेड सेल्स उतार लेती हैं, बॉडी भी स्क्रब कर लेती है, लेकिन जो पेट की स्क्रबिंग कैसे होगी? वो पेट की स्क्रबिंग गॉड ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। तो वो अंदर की हमारी जो डेड सेल्स है, हमारी बॉडी खुद ही उसको खा लेती है। तो उससे क्या होता है कि नई लाइनिंग आ जाती है। जब वो नए सेल्स आते हैं तो वो खाने को पुरानी लाइनिंग से ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके न्यूट्रिशन बेनिफिट भी होगा, आपकी विटामिन्स मिनरल्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत खाता है, इसको लगता ही नहीं है, इसके शरीर में फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, खाना तो हम पूरा दे रहे, तब भी इतनी विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। और आजकल आपने देखा होगा B12 डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है जी। वो इसीलिए कॉमन है कि गट हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि B12 तो बन ही रहा है आपके गट में, बट फिर भी आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं बाहर से। ऐसा विटामिन जो आपकी बॉडी खुद बना रही है, इट्स एन इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपकी बॉडी खुद गट पे बना रही है, लेकिन आपकी बॉडी में B12 डेफिशिएंसी है, आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ रही है। द रीजन इज कि आपकी गट हेल्दी नहीं। तो आप अपने गट पे फोकस करेंगे तो आपके विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब। तो अगर हफ्ते में एक दिन फास्ट रखना शुरू कर दें, B12 भी ठीक हो सकता है? अगर आपकी डाइट पैटर्न अच्छा है और गट हेल्थ अच्छी हो रही है तो डेफिनेटली हो सकता है। और ये हफ्ते में जो एक फास्ट रखना है, ये कैसे रखना चाहिए? हफ्ते में जो आप एक फास्ट रखें, अगर आप कंप्लीट फास्ट रखने के सक्षम हैं तो ही आप रखिए, नहीं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस अलाइनमेंट में लेके आइए। जैसे शुरू में कभी मान लीजिए आपने कभी फास्ट नहीं रखा, अब शुरू में आप पहली बार ट्राई कर रही हैं, मेरे कहने पे आप फास्ट रखना शुरू कर रही हैं, तो जब आप शुरू कर रही हैं आपको लगेगा कि एसिडिटी हो रहा है, कुछ खाना है, मुझे खाने को चाहिए, फिर आप कुछ डालेंगी। तो पहले इनिशियली क्या करिए, अपने मील पैटर्न को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 3 बार खाती थी पहले, तो आप 3 ही बार खाइए, लेकिन अपनी डाइट में बिल्कुल नॉन स्पाइसी, नॉन ऑयली, सिंपल फूड आइटम्स, जो कि जैसे हमने बात करी आलू की, तो यहाँ मैं, अगर हम फास्टिंग में वेट लॉस के बेनिफिट की बात करें तो आलू से ज़्यादा बेहतर मुझे स्वीट पोटैटो लगता है। स्वीट पोटैटो को, क्योंकि उसके मिनरल्स बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं, तो उसको आप ऐड कर लीजिए अपने डाइट में। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया, सिर्फ स्वीट पोटैटो। तो आपकी जो भूख है वो भी शांत हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है, जो कंटिन्यूसली आपको बोल रहा है कि नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता नहीं किया, तो उसको भी आपने समझा दिया कि देखो नाश्ता हो गया, तुम शांत रहो, ठीक है। फिर आपने लंच में थोड़ा सा साबूदाना या उसमें थोड़ा सा आपने पनीर, मान लीजिए वेट लॉस के बेनिफिट्स हैं तो सिर्फ थोड़ा से पनीर के स्टिक्स ले लिए रोस्ट करके, और डिनर में आपने फिर थोड़ा सा अपना समाक की खिचड़ी ले ली। तो इससे बढ़िया बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। बेस्ट थिंग
ग्रेजुअली आपने अपनी बॉडी को अलाइन किया हम्म। कि मुझे अब मंडे या कोई भी डे आप चूज कर लीजिए, जिस भी डे में आप विश्वास रखते हैं कि इस दिन मैं ज़्यादा अच्छा फास्ट रख पाऊंगी, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को रिलीजियस कल्चर के साथ जोड़ लेते हैं तो हमें डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो हमारी फास्टिंग का भी उसमें फोर्स लगता है जी। और दूसरा हम यूनिवर्स से भी एनर्जी ले लेते हैं कि जब मान लीजिए कोई हनुमान जी के व्रत रखता है तो हनुमान जी ताकत दे रहे हैं व्रत रखने की। बिल्कुल, आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था बहुत बड़ी चीज है जी। तो इस तरह से आप डबल बेनिफिट लेके वेट लॉस का और बाकी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो आपने तरीका बताया है तो बहुत अच्छा कि सुबह आपने शक्करकंदी खा ली और फिर दिन में आपने कुछ हल्का फुल्का खा लिया और शाम में आपने सामक खा लिए, आपका काम हो गया, दिन में पनीर खा लिया। लेकिन फिर ये ऑटोफेजी को ट्रिगर नहीं करेगा? नहीं, ये है इनिशियल बात, जब क्या आपकी बॉडी को आदत नहीं है। जैसे आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और हमारे पॉडकास्ट से आपने थोड़ी सी सीख ले ली कि चलिए हम भी फास्टिंग करके देखते हैं, तो ये फर्स्ट वीक या फर्स्ट 2-3 वीक्स के लिए ये काफ़ी है। फिर ग्रेजुअली जब आप सेकेंड वीक में आए तो अपनी मील पैटर्न को 2 बार करिए और फिर जब आप थर्ड वीक में आए या फोर्थ वीक में आए तो अपनी मील पैटर्न को 1 बार करिए। तब आपका ये प्रोसेस है जो ऑटोफेजी वाला, वो रेगुलेट होता है, जो यूजुअली 24 आवर्स के बाद रेगुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है। या फिर सिर्फ लिक्विड्स पर फास्ट रखा जाए हफ्ते में 1 दिन? लिक्विड्स पे फास्ट रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना होगा। आपको बिल्कुल चेक करना होगा कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, शुगर लेवल्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए, आपको कोई और इफेक्ट नहीं होना चाहिए आसपास, और केवल प्लेन वाटर पे नहीं रहना आपको, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्टर्ब कर देता है। क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए। तो मेजरली हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है। तो इसको हम, जैसे मैंने आपको बताया, पोटाशियम कोकोनट वाटर में अच्छा होता है। नींबू पानी अगर आप लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट आपको ऐड करना होगा। अगर आप छाछ लेते हैं तो वो भी एक तरह का आपको बेनिफिट देगी। तो इस तरह से अगर आप अपने भोजन को, डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरह से एडजस्ट करती है। लेकिन अपने शरीर के सेल्स को रिन्यू करने के लिए इस पैटर्न तक पहुंचने से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। और फिर जब आप उस प्रोसेस में पहुंचेंगे कि आप कंप्लीट फास्टिंग पे हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बॉडी को उतनी एनर्जी होनी चाहिए अंदर से कि बिना कुछ खाए 24 to 48 आवर्स आप रह गए, तब आप ट्रिगर करेंगे इस प्रोसेस को, जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। बिल्कुल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत में भी जो व्रत की परंपरा है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है। कुछ व्रत ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से 24 घंटे बिना खाए पिए रखे जाते हैं। हर 15 दिन में एक बार एकादशी का आना, फिर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा व्रत आना, वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं साइंस पहले ही ब्लेंड कर दी गई थी कि अगर आप पीरियोडिक इंटरवल्स पर भी व्रत रखकर अपनी बॉडी को क्लेंज करते हैं तो कुछ फ़ायदा तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये तो हुए धार्मिक फ़ायदे, और सेहत के फ़ायदे हमने आपको गिनाए हैं। तो आप ऊपर वाले की कृपा और सेहत की कृपा दोनों बनाए रखने के लिए फास्टिंग के बेहतर तरीकों को अगर अपनाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पर्सनल थैंक यू टू यू। आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया और मुझे बिल्कुल, मैं भूल गई थी कि हम कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू।